हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी क्लासेस। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक्सपर्ट सीरीज शुरू किए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सीडीपी प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ में थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले जो एक्सपर्ट सीरीज में क्वेश्चन होंगे वो अभिप्रेरणा से होंगे, जो आपका मोटिवेशन एक टॉपिक है। ये मैंने डिस्कस कर लिया है टॉपिक। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी, आप लोग जाके चेक कर लीजिए और आप देख भी सकते हैं वहां पे जाके। ठीक है, तो आपकी जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन अच्छे से डील कर पाओगे। तो मोटिवेशन हमने थ्योरी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, और कल हम लोगों ने जेंडर से प्रैक्टिस किए थे, उसमें भी मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आप लोग वो भी जाके वीडियो देख सकते हैं। और मोटिवेशन से आपका एक नंबर 100% आता है, तो आपका आज यहाँ से एक नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन डाले हैं और कुछ जो संभवतः बन सकते हैं। आज हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आपका एक नंबर 100% पक्का हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और जैसे बन सकते हैं मोटिवेशन से, वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो आप लोग प्लीज इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। और अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही डिस्कस करती हूँ और कुछ भी नहीं। जैसे मैंने खुद की पढ़ाई करके फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर किया है, वैसे आप भी कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली शाम 4 बजे वीडियो मिलेंगी। ठीक है, और हम लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं। मैंने हिंदी पैडोलॉजी अच्छे से डिस्कस कर ली है, सीडीपी कर रही हूँ। सीडीपी में हम लोग साथ में टॉपिक भी डिस्कस करते हैं और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज आपकी एक साथ कवर हो रही हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो रहा है और साथ में क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन रहा मोटिवेशन से। ठीक है, which of these in a example of intrinsic motivation, मतलब जो है आपका इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। मैंने आपको मोटिवेशन में बताया था कि मोटिवेशन जो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। बताया था मैंने, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक, तो जो आपका एक्सटर्नल होता है ये बाह्य अभिप्रेरणा होता है, और वहीं पे जो आपका इंटरनल होता है वो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। नाम से ही पता हो रहा है कि ये आंतरिक है और ये बाह्य। तो बाह्य प्रेरणा जो होता है जिसका रीजन आपको बाहर मिले, जैसे कि आपको कोई मेडल प्राप्त करना हुआ या किसी को बाहर इम्प्रेस करना हुआ। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर किसी को भी। या फिर आपको पुरस्कार लेना हुआ, कि या फिर आप नंबर लेना चाहते हो, या फिर आप नाम के लिए हो कि लोग मुझे पहचाने, या फिर आप पैसे पैसे कमाने के लिए। तो वो जो बाहरी जिसका रीजन है, या फिर आप कुछ लोग इसके लिए भी मोटिवेशन उनके अंदर रहता है, वो कुछ करना चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए। तो अपना अलग अलग सबका रीजन हो सकता है, जो जिसका रीजन हमें बाहर मिले, वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। इंटरनल का मतलब होता है आपके अंदर। जैसे आपको पसंद है, आपको म्यूजिक बजाना पसंद है तो आप बजाओगे। आपको टीचिंग करना पसंद है तो आप टीचिंग कर रहे हो। आपको सीखना पसंद है तो आप लाइफ टाइम सीख रहे हो। आपको डांसिंग पसंद है तो आप डांस करना सीख रहे हो। तो जिसका रीजन आपको आपके अंदर हो। आपको डिस्कशन करना पसंद है तो आप डिस्कस कर रहे हो, उसके लिए कोई पैसे दे रहा है तब भी अच्छी बात है, नहीं दे रहा तब भी अच्छी बात। वो आपका लॉन्ग टाइम चलने वाला है, जो कि आपका आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। मतलब इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वो आपका लॉन्ग टाइम चलता है, और जो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कब तक किसी को इम्प्रेस करोगे और कब तक आप मेडल प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस करोगे। एक दिन जब आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए, जैसे आपका मोटिवेशन है इस टाइम की मुझे सीटेट क्लियर करना है, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो ये मोटिवेशन है ये एक टाइम बंद खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो आपको प्राप्त करना था वो आपको मिल चुका है। तो जब जो चीज हमें चाहिए वो मिल जाएगी, उसके बाद वो जो मोटिवेशन है उसके प्रति वो हमारा धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन वही आंतरिक अभिप्रेरणा जो है ये लॉन्ग टाइम चलती है। ये आपको पसंद है तो आप कर रहे हो, आपको म्यूजिक बजाना पसंद है, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप गा रहे हो, आप बजा रहे हो। तो वो लॉन्ग टाइम चलने वाला है, कि आपको उसमें सुकून मिल रहा है, जिस काम में आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको आनंद आ रहा है, वो आप लॉन्ग टाइम करते हो। लेकिन जो एक्सटर्नल होता है वो सिर्फ कुछ टाइम तक ही चलता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण है जिसका रीजन बाहर हो। पहला ऑप्शन है, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह मुझे बहुत आनंददायक है। मतलब गृह कार्य करना उनको पसंद है, उससे उनको अच्छा फील हो रहा है। तो ये जो भी रीजन इसका अंदर है
दूसरा ऑप्शन है मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। तो ये भी अंदर रीजन है क्योंकि वो सीख रही है, उनको पसंद है सीखना। गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। तो इसका भी रीजन अंदर है उनके, क्योंकि वो अवधारणाओं को समझने में इंटरेस्ट ले रही हैं। ठीक है, वहीं पे आपका जो डी ऑप्शन है ये हम लोग देख लेते हैं। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो अंक प्राप्त करना हुआ, ग्रेड हुआ, या फिर स्कूल में अच्छा मतलब दिखे कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो वो आपका बाहरी प्रेरणा हो जाएगा। तो इसमें आपका डी ही ऑप्शन सही होगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पे बाह्य प्रेरणा पूछा है, जो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो पूछा है। तो इसका रीजन आपको बाहर मिल रहा है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच आर द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन। तो ये है आपका निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। जो बच्चे हैं ऐसी कौन सी रणनीति है जिनको अर्थ निर्माण मतलब उनको समझ उनकी मतलब डेवलप हो, उनकी समझ अच्छी हो, तो वो उसमें किसको बढ़ावा दे रहे हैं। पहला आपका होगा अन्वेषण एवं परिचर्चा, मतलब वो खोज की जाए, बच्चा मतलब एक्टिव हो, करके सीखे और उस पर चर्चाएं हो। या फिर बच्चा सूचनाओं का संचरण करे, बच्चा मतलब सूचनाएं एकत्रित करे। या फिर आपका डी होगा दंडात्मक साधनों का प्रयोग, मतलब बच्चा अगर अच्छा नहीं कर पा रहा है, अगर आपने कोई मतलब वर्क दिया है वो कंप्लीट करके नहीं ला पा रहा है, तो आप उसे दंडित करेंगे। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, बी भी गलत होगा, क्योंकि बच्चा खुद से सूचनाएं कहाँ से एकत्रित कर लेगा जब तक आप उसे गाइड नहीं करोगे, क्योंकि बच्चा छोटा है। एक रूपीय मानकीकृत परीक्षण मतलब परीक्षण, ये भी आपका पॉजिटिव नहीं है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि अन्वेषण मतलब बच्चा खोज करता बने। प्याजे भी कहते हैं कि जो बच्चा है आपका नन्हा वैज्ञानिक है, मतलब लिटिल साइंटिस्ट है। तो इसमें आपका अन्वेषण सही है, क्योंकि बच्चा खोज करेगा अगर आप उसे गाइड कर रहे हो। और परिचर्चा, आप उस पर क्लासरूम में चर्चाएं भी कर रहे हो, जब मतलब डिस्कशन होगा, वाद विवाद होगा, आप कुछ कहोगे, सामने वाला बच्चा कुछ कहेगा, तो उसमें एक दूसरे की समझ जो है वे बिल्ड होगी। जो आपको पता है वो बच्चा सीखेगा, जो बच्चे का अनुभव है वो आपको समझ आएगा। तो ये इसमें बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिसमें बच्चा एक्टिव वही आपका सीडीपी में पॉजिटिव आंसर होता है, और वही आपको 1 नंबर दिला देता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें बच्चे के सारे सेंस मतलब इन्वॉल्व हों। जैसे बच्चा करके सीख रहा है, बच्चा किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो खेल रहा है, वो मतलब एक्टिविटी करके सीख रहा है, तो उसके सारे सेंस उसमें एक्टिव है। जैसे देखते होगे आप, जब बच्चा कोई खेल रहा होता है तो वो उसके सारी ज्ञानेंद्रिय एक्टिव रहती है, उसको देखना सुनना मतलब वो सारी तरफ से सेंसिटिव रहता है। तो इसीलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास, मतलब कक्षा मतलब बच्चों को कक्षा में प्रश्न ये आपको बताना है कि पूछने चाहिए या नहीं पूछने चाहिए। बच्चे जो होते हैं उनको कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए आप प्रोत्साहित करोगे टीचर के रूप में या नहीं करोगे। तो पहला ऑप्शन है पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, या फिर आपका होगा पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। मतलब अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो आप उसे हतोत्साहित कर दोगे, या पूछने की अनुमति नहीं दोगे कि कोई हमसे क्वेश्चन नहीं कर सकता है। या फिर आप कहोगे पूछने से रोकना चाहिए, या फिर आप प्रश्न पूछने से रोकोगे अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो इसमें आपका ए पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चा प्रश्न पूछने के लिए आपको प्रेरित करो। अगर बच्चा प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो आप उनसे कहो कि उनको जो भी समझ आ रहा है, आप जिस टॉपिक मतलब जो भी टॉपिक आपने इसको पढ़ाया है बच्चे को, तो उससे आप उन्हें प्रेरित करो कि अगर आपको इससे कोई मतलब रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन पा रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन पा रहे हैं तो आप लोग पूछो, एक बार नहीं 100 बार पूछो, हम बताएंगे। तो आप जब उन्हें प्रेरित करोगे तो वो उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बच्चा जब कोई भी अगर कुछ सीख रहा होता है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उसके दिमाग में बिल्ड मतलब बनते जरूर हैं। तो जब उसके दिमाग में बनेंगे तो आप जब उसे प्रेरित करोगे तो पूछेगा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, मतलब जो आपके कैप्टन विक्रम बत्रा थे अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश डैश थी, जो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है। ये आपको बताना है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी मैंने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, उसकी वीडियो में मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं कि अब्राहम मैस्लो की मैंने थ्योरी
बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि अब्राहम मैस्लो की थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक 100% बन जाता है। उसमें कुछ नहीं, बस बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ से रिलेट करोगे तो वो पूरे जीवन की लाइफ के ही बारे में है आपकी। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो जो अब मतलब कैप्टन विक्रम बत्रा थे, उन्होंने कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने उन्होंने आत्मसिद्धि प्राप्त कर ली थी। उसमें मतलब उन्होंने मतलब देश को बचाने के लिए वो अपने आप को बलिदान उन्होंने कर दिया था। तो इसमें आपको बताना है अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्त करने के लिए, मतलब कि उनका नाम, परिवार का नाम रोशन हो, या फिर नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी उनको, या फिर आत्मसिद्धि की प्राप्ति। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसका सी ऑप्शन सही होगा, कि उन्होंने आत्मसिद्धि की प्राप्ति की थी। वो देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को उन्होंने बलिदान कर दिया था, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मानते हैं कि हम इसीलिए बने हुए हैं, हम देश की सुरक्षा के लिए ही बने हुए, तो उसी के लिए वो बलिदान हो जाते हैं। तो इसमें आपका आत्मसिद्धि की प्राप्ति होती है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये थी अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, हम लोग देख लेते हैं। जो आपके अब्राहम मैस्लो हैं, ठीक है, जो आपके अब्राहम मैस्लो हैं उनकी थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। तो अब्राहम मैस्लो की इन्होंने बताई थी 5 नीड, इन्होंने 5 प्रकार का बताया। तो जो आपका फिजिकल मतलब फिजिकोलॉजी नीड है, जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताएं हो सकती हैं, क्योंकि बच्चे की जब तक किसी भी व्यक्ति की अगर शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं है तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। वैसे ही कहते हैं कि मतलब अगर आपको पेट भरा नहीं है तो आपको कुछ भी, किसी की बातें या कुछ भी हो आपके सामने, कितना ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा हो या कितनी अच्छी मूवी चल रही हो, कितना ही अच्छा कुछ हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जब तक मतलब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी उसको कुछ भी आगे समझ नहीं आएगा। तो हर व्यक्ति पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताएं ही पूरी करता है। शारीरिक आवश्यकताएं क्या है, जैसे आपकी एयर, हवा हुआ, वाटर, जीने के लिए पानी, मतलब पीने के लिए पानी भी होना चाहिए। ठीक है, फूड हुआ, पेट भरने के लिए खाना भी होना चाहिए। शेल्टर, आपको रहने के लिए घर भी होना चाहिए। ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ये मतलब नीड जरूरी होती हैं। शेल्टर हुआ, मतलब सोना हुआ, तो ये सब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता है। पहले व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करता है, तो ये 1 मतलब उस पे नीड पे चला जाएगा, नंबर 1 पे। फिर जब आपकी नंबर 1 की नीड पूरी हो जाएगी, मतलब फर्स्ट स्टेप की आपकी नीड पूरी हो जाएगी, तो आप सेकेंड स्टेप पे जाओगे। हर व्यक्ति का यही मामला होता है कि अगर उसकी एक आवश्यकता पूरी हो तो वो एक आवश्यकता पूरी होने पे वहीं पे रुकता तो नहीं है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो अपनी जरूरतें पूरी करता है, फिर वो उसके आगे बढ़ता है। तो हर व्यक्ति अपना ऐसी अपनी जो उसकी नीड है वो पूरी करते हुए एक दिन वो आत्मसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ठीक, फिर जब आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो आप सेफ्टी नीड पे जाओगे। भाई जब आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो चुकी तो अब आप सेफ्टी भी तो ढूंढोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप जंगल में रहना शुरू कर दोगे, है ना? तो मतलब सेफ्टी भी तो होनी चाहिए। तो जब आपकी सेफ्टी नीड आएगी दूसरे मतलब दूसरे स्टेज पे, सेफ्टी नीड में क्या है, आपका पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए आपको, मतलब आपने बीमा करवा लिया, ठीक है, आप थोड़ा पैसा सेव करना शुरू कर दिए, या फिर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट मतलब आपने कोई जॉब ढूंढ ली, क्योंकि आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं आपकी यहाँ से, लेकिन कुछ और भी तो आवश्यकताएं हैं। ठीक, तो वो आपकी सेफ्टी नीड के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे आपका पर्सनल सिक्योरिटी हुआ, आपने थोड़े से भी कोई बीमा करा दिया, या फिर अपने बैंक अकाउंट में अपना सेविंग करना शुरू कर दिया, या और फिर आपने कोई जॉब ढूंढ ली। तो ये आपका जैसे हेल्थ से रिलेटेड होता नहीं है, तो वो होगा आपका प्रॉपर्टी, अपने कुछ मतलब अपना कमाया तो अपनी प्रॉपर्टी बना ली थोड़ी सेफ्टी के लिए, तो ये आपका सेफ्टी नीड में चला जाता है। फिर आगे देखते हैं, जब आपकी ये भी सेफ्टी नीड भी पूरी हो गई तो आप जाओगे लव एंड बिलोंगनेस पे। अब आपको मतलब थोड़ा फ्रेंड भी चाहिए, थोड़ा कोई ऐसा भी लाइफ में हो जिसको आप अपने दर्द बता सको या अपनी हंसी शेयर कर सको, अपने सुख दुख बांट सको। तो कोई ऐसा भी होना चाहिए लव एंड बिलोंगनेस में। तो इसमें आपके फ्रेंड आ जाएंगे जो आपके फ्रेंड होते हैं, या फिर आपका कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, वो गर्लफ्रेंड हुआ या बॉयफ्रेंड हुआ, एंड हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। जितने भी रिलेशन होते हैं दुनिया में वो सारे रिलेशन इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, फिर आपका फैमिली हुआ, फिर सेंस ऑफ कनेक्शन, मतलब आप किसी से जुड़ोगे भी, क्योंकि देखो लाइफ अकेली नहीं बिताई जा सकती, ये भी एक दुनिया का कड़वा सच है। कोई ना कोई होना चाहिए। अगर आप आज सोच रहे हो कि मैं लाइफ अकेले बिता सकता हूँ, तो आप 2 साल 3 साल फिर आप सोचोगे कि हाँ कोई तो होता,
क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है और नहीं भी बड़ी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन लाइफ अकेले नहीं बिताई जा सकती, ये भी दुनिया का एक सबसे बड़ा सच है। तो ये आपका हुआ, क्योंकि आप जब आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो चुकी, आपकी सेफ्टी नीड भी पूरी हो गई है, फिर आपको लव एंड बिलोंगनेस, मतलब आप ये भी तो चाहोगे कि कोई अपना हो, वो उसमें आपका फ्रेंड भी आ सकता है, आपके क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपकी मतलब फैमिली भी हो सकती है, फिर आपका सेंस ऑफ कनेक्शन, मतलब आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुए या हस्बैंड वाइफ हुए या फिर माँ बाप हुए या फिर भाई बहन हुए। तो ये सारे जितने मतलब सारे रिलेशन इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, आपके तीसरी नीड के अंतर्गत आ जाते हैं, थर्ड नीड में। फिर आपका आ जाता है स्ट्रीम, ये आपका आ जाता है। अब आपको सम्मान चाहिए कि भाई मेरा भी तो सम्मान बने, चार लोग मुझे भी पहचाने, आप अब इस नीड में पहुंच जाओगे। तो इसमें आप क्या करोगे कि मतलब रिस्पेक्ट आपको चाहिए, आपको चार लोग पहचाने, आपकी मतलब रिस्पेक्ट करें कि हाँ आपको इस नाम, मतलब आपके स्टैंडर्ड क्या, आपका लेवल क्या है, आपका स्टेटस क्या है दुनिया में। तो इसके लिए भी इंसान बहुत कुछ करता है कि हाँ मेरा भी दुनिया में कोई एक स्टेटस बने। तो ये आपका हुआ। अगर आप इस नीड में जाते हो तो इसी नीड में होता नहीं है कि बहुत लोगों को ईगो हर्ट हो जाता है कि अरे इसने मेरे को ऐसा बोल कैसे दिया, ये हुआ, या फिर थोड़ा तेज में भी बोल दो तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो इसी लेवल में पहुंच जाते हैं। फिर जब आपका मतलब आत्मसम्मान आपको प्राप्त हो जाएगा, फिर आप जाओगे सेल्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है कि इसमें आत्म सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें आपका आत्म सिद्धि हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप आत्म सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे कि इसमें व्यक्ति का यही होता है कि हाँ मैं इसी के लिए बना हूँ। आपने देखा होगा बहुत लोग बॉर्डर पे जो है सैनिक होते हैं वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा युद्ध हुआ उसके लिए वो मतलब उनमें वो शहीद हो जाते हैं, या कुछ लोग जा करके अपना बाबा बन जाते हैं या फिर अपना भगवान में लीन हो जाते हैं। तो उनको यही लगता है कि हम मैं इसी के लिए बना हूं, तो अपनी आत्म सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। सबसे ज्यादा इसी तीन में खेलते कूदते लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और एक बात रही कि इसकी ये नहीं है कि लाइफ ऐसे ही चलती है, ये कोई कह नहीं सकता, इसमें कुछ आलोचनाएं भी होती है, क्योंकि हर चीज का मतलब हर टॉपिक का या हर किसी का कोई ना कोई आलोचना भी होती है। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की शारीरिक आवश्यकताएं तो पूरी हो भी नहीं पा रही है ठीक से, लेकिन वो कूद जाते हैं लव एंड बिलोंगनेस में। आज की डेट में ऐसा चल रहा है। और फिर लोगों की सेफ्टी नीड पूरी नहीं हुई पर उनको ईगो उनका बहुत हर्ट हो रहा है। आपने देखा होगा बच्चा अगर वो 10 साल का भी पहुंच हुआ है तो उसको ईगो उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने ईगो को हर्ट नहीं होने देगा। ठीक है, उससे कोई तेज में बोल दे तो तब भी उसको हर्ट हो जाएगा तुरंत। तो इसमें इसकी आलोचनाएं भी हैं, क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता कि व्यक्ति ऐसे ही उसकी लाइफ चलती है, कि उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होंगी, फिर सेफ्टी नीड, फिर लव एंड बिलोंगनेस, फिर थीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये कहना गलत नहीं, मतलब कुछ हद तक सही है, ऐसा कुछ लोगों का होता है, लेकिन मतलब ऐसे सेंस मतलब ऐसे ही स्टेप में होना चाहिए। ऐसे आप समझिए कि लाइफ ऐसे ही स्टेप में होनी चाहिए अब्राहम मैस्लो के अनुसार। लेकिन इसकी आलोचना भी है कि लोगों की सिर्फ नीड पूरी नहीं होती, वो लव एंड बिलोंगनेस में भी जा सकते हैं। और बहुत लोगों को देखा होगा कि मतलब मतलब साइकोलॉजी इनकी मतलब फिजिकल नीड उनकी पूरी नहीं हो पाती, लेकिन तब भी वो जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में चले जाते हैं। बहुत लोग वो मतलब कोई जाके अपना बाबा बन गया, कोई अपना भगवान में लीन हो जाता है। तो ये भी कुछ मतलब कहा जा सकता है, ये कोई ये नहीं है कि ऐसे ही चलना है, बट ऐसे चलना चाहिए, ये अब्राहम मैस्लो ने अपनी थ्योरी में बताया है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं 5 क्वेश्चन पे, जो है आपका मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है, ये आपको बताना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ठीक है, पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, मतलब मतलब जो बच्चा है उसकी स्मरण शक्ति जो है उसको मजबूत बनाती है। या फिर आपका होगा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग कर देती है, कि मतलब जो आपका पूर्व नॉलेज है और नया नॉलेज है उसको बिल्कुल अलग अलग रखती है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं करती। तो ये भी आपका कहना गलत होगा, क्योंकि हम बच्चे के पूर्व नॉलेज को ही ध्यान में रखते हुए उसको नया नॉलेज देते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा, आपका ए भी मतलब ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी देखते हैं शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, कि बच्चा एक ही दिशा में सोचे, ये भी कहना गलत है, क्योंकि
हम एक ही दिशा में तो नहीं सोचते समझते, हम सोचते हैं अच्छा ये कर लें, अच्छा वो भी कर लें, अच्छा ये करने के बाद हम ये कर लेंगे, तो बच्चा हर डायरेक्शन में सोचता है। वो एक ही दिशा में, कोई रोबोट नहीं है कि आपने उसको फिट कर दिया वो एक ही दिशा में अपना काम करेगा, ये भी कहना गलत होगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करें, कि बच्चे को सीखने के लिए आप प्रेरित करें टीचर के रूप में, कि आप सीख सकते हो, आपसे ये हो सकता है। तो जब उसमें सीखने की रुचि आएगी तो वो हर चीज अच्छे से सीख लेगा। स्कर्ट ने भी कहा था कि जो मोटिवेशन है ये मतलब राजमार्ग की तरह काम करता है। जैसे एक हाईवे हुआ, जब आप हाईवे पे जाते हो तो आप बाइक बहुत अच्छे से स्पीड में चलाते हो, क्योंकि वहां पे मतलब हाईवे अच्छे से स्पीड में चलेगी। तो उसी प्रकार से मोटिवेशन होता है, आपका अभिप्रेरणा होता है। अगर आप अंदर से मोटिवेट हो तो आप अच्छे से सीख सकते हो। वो एक हाईवे की तरह काम करता है, आप बहुत स्पीड में सीखोगे। तो इसीलिए आपका इसमें डी ऑप्शन सही होगा। जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें अभिप्रेरणा, जो आपका मोटिवेशन है, वो मतलब सीखने में रुचि, आप रुचि का विकास करोगे बच्चे में। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंता बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से आपका एक नंबर 100% पक्का हो जाएगा। तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, इसका देख लेते हैं ऑप्शन। पुरस्कार है आपका, या फिर आपका संवेग होगा, या आवश्यकता, या फिर उत्प्रेरणा। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसका सी ऑप्शन सही होगा कि आवश्यकता। अगर आपको आवश्यकता है, अगर आपकी नीड है, ठीक, जो अगर आपकी नीड है तो आप सीख लोगे, क्योंकि हर व्यक्ति की कोई ना कोई नीड है। अगर आपकी आवश्यकता है कि मुझे ये चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, तो आप उसे प्राप्त करने की कोशिश करोगे, हर कोशिश मतलब हर संभव प्रयास कर लोगे, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। तो अगर व्यक्ति की नीड है, अगर उसको लगता है कि ये मेरी आवश्यकता है, तो उसे आप वो पूरी जरूर करेगा। तो इसमें 6 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हम अच्छे से समझ लेते हैं जो आपका नीड है, ठीक है। आप मतलब ये भी समझ सकते हैं जो आवश्यकता है, ठीक, आविष्कार की जननी है। अगर आपको मतलब किसी चीज की आवश्यकता है तो आप उसका, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि आप मोबाइल, पहले कीपैड चलता था, ठीक, पहले मोबाइल कीपैड चलता था, अब ये स्मार्टफोन आ गया। किसी को तो इसकी आवश्यकता हुई होगी, किसी को तो लगा होगा कि हाँ अब थोड़ा और आविष्कार करना चाहिए, अब ऐसे नहीं ऐसे फोन बनाने चाहिए। तो जब हमको लगता है किसी चीज की आवश्यकता होती है तभी हम उसका खोज करते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, या उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आवश्यकता ही जो है विकास की जननी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इस सर्किल से बहुत अच्छे से समझ लेते हैं जो आपका है। पहला आपका नीड हुआ, जैसे कि आपकी नीड है, कोई आपकी आवश्यकता है, आपको जैसे कि आपका सीट, आपकी जो इस टाइम आवश्यकता है आपका सीटेड है। आप अपनी लाइफ से, रियल लाइफ से मतलब प्रेजेंट लाइफ से कनेक्ट करोगे तो ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैं आपको ऐसे ही डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि आपकी नीड है एक जॉब पाना, आपकी नीड है, लेकिन इस टाइम आपकी नीड है कि सीटेट क्लियर होना। आप जब तक सीटेट क्लियर नहीं करोगे आप किसी भी मतलब जॉब, शिक्षक भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। तो आपकी इस समय नीड है कि सीटेट क्लियर होना, ठीक, आपकी इस समय नीड है सीटेट क्लियर होना, कि आपको इस टाइम सीटेट क्लियर करना है। तो आपने महसूस किया कि मुझे अब सीटेट क्लियर करना है, ये आपकी आवश्यकता हो गई। अब ड्राइव आएगा, अब अपने दिमाग में आप सोच समझ रहे हो कि हमको सीटेट क्लियर करना है, कैसे करना है, क्या करना है। आपके दिमाग दिमाग में प्रोसेस चलने लगेगा कि हमको सीटेट तो क्लियर करना है, पर हमको कहाँ से करना है, कौन सी बुक लेनी है, कौन सी कोचिंग करनी है, या फिर कौन से टीचर से पढ़ना है, या फिर कौन सा यूट्यूब चैनल हमको सर्च करना है। ये आपके दिमाग में प्रोसेस चलने लगेगा जब आपकी आवश्यकता आपको महसूस होगी कि हमको सीटेट क्लियर करना है। फिर ठीक है, आपका ड्राइव हुआ, मतलब प्रडोद इसको बोलते हैं। अब ये हो गया तो आपके अंदर आएगा एक टाइम ऐसा कि आपके अंदर अराउजल मतलब उत्तेजना, अब आएगा आपके अंदर उत्तेजना। उत्तेजना क्यों आएगी? क्योंकि आपकी नीड तो आपने समझ ली, आपके दिमाग में भी थॉट चलने लगे हैं कि हमको कौन सी बुक खरीदनी है, कौन सी कोचिंग करनी है, हमको कैसे पढ़ना है। फिर आपने सोचा कि अब तो सीटेट का टाइम बचा है 2 महीने, तो आप सोचोगे मतलब आपके दिमाग में फटाक से अराउजल मतलब उत्तेजना आएगी कि अरे अब तो सिर्फ 2 महीने बचे, तो हमको अब कुछ करना चाहिए।
ठीक है, ये आपके अंदर मतलब ये आग का काम करती है, आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके अंदर उत्तेजना जगी कि अब नहीं रुक सकता, अब तो मुझे कुछ ना कुछ खोजना ही पड़ेगा, मतलब अब तो सीटेट की तैयारी करनी ही पड़ेगी, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे बुक हो, चाहे कोई कोचिंग ले। ठीक, तो आपको अब समझ आया कि मतलब आप उत्तेजित हो गए उसके प्रति कि अब नहीं रुक सकता, क्योंकि अब तो 2 ही महीने बचे हैं, अगर 2 महीने में नहीं मैंने पढ़ाई की तो मेरा सीटेट क्लियर नहीं होगा। तो आप उसके लिए अब प्रेरित हो चुके हो कि अब नहीं रुक सकते। तो आप उसके प्रति गोल डायरेक्शन बिहेवियर मतलब अब दिशा निर्देशित आप व्यवहार करने लगोगे। ठीक है, अब दिशा निर्देशित आप व्यवहार करने लगोगे। दिशा निर्देशित व्यवहार क्या हुए? आपने मतलब जो आपको समझ आई, आपने प्रीवियस की कोई बुक खरीद ली, या फिर कोई प्रैक्टिस सेट ले लिया, या फिर कोई आपने बुक खरीद ली, या फिर आपने कोई कोचिंग कर ली ज्वाइन, या फिर ऑनलाइन क्लासेस कर ली, या फिर आपने कोई टीचर ढूंढ लिया यूट्यूब पे। आप मतलब किसी भी रिसोर्स से आपने पढ़ना शुरू कर दिया, या फिर सेल्फ स्टडी भी हो सकती है, थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो वो आपको जिस हिसाब से आपको मतलब आपको कंफर्टेबल फील हो कि हाँ मैं ऐसे सीटेट क्लियर कर सकता हूँ, वो आप सबका अपना अपना रीजन होता है। तो आपने मतलब दिशा डायरेक्शन बिहेवियर आपने शुरू कर दिया, मतलब दिशा निर्देशित आपने व्यवहार शुरू कर दिया, आपने पढ़ाई करनी अपनी शुरू कर दी। जब आपने पढ़ाई करनी शुरू कर दी, फिर आपका एक ऐसा टाइम आया कि एग्जाम आ गए। आपने एग्जाम दिया, आपका अचीवमेंट मतलब आपने सीटेट क्लियर कर लिया, आपने अपना जो आपकी आवश्यकता थी वो आपने आपकी पूरी हो गई, आपने अचीवमेंट मतलब उपलब्धि प्राप्त कर ली। अचीवमेंट को कहते हैं उपलब्धि। ठीक है, फिर आपने जब मतलब दिशा निर्देशित व्यवहार किया, आपने जब अच्छे से पढ़ाई की, तो आपका एक ऐसा टाइम आया कि सीटेट आ गया, मतलब एग्जाम आ गया। आपने सीटेट मतलब फॉर्म फिल किया, अपना एग्जाम दिया। तो जब एग्जाम दिया आपने और आपको अचीवमेंट, आपको मतलब सीटेट आपका क्लियर हो गया। जब आपका सीटेट क्लियर हो गया तो फिर आ जाएगा डायरेक्ट मतलब फिर आपका आ जाएगा उत्तेजना में कमी, मतलब आपका आ जाएगा रिडक्शन ऑफ अराउजल, मतलब उत्तेजना में आपकी कमी आ जाएगी कि जो आपकी नीड थी सीटेट क्लियर होना, वो तो आपने क्लियर कर लिया। तो वो एक टाइम के बाद जो उत्तेजना आपके अंदर थी, जो आप कर रहे थे सीटेट के प्रति अपना प्रयास, वो आपका एक दिन ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आपका सीटेट क्लियर हो गया, जो आपकी आवश्यकता थी वो आपने प्राप्त कर ली। तो एक टाइम के बाद ये जो उत्तेजना है आपका, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये होता है नीड, मतलब कैसी व्यक्ति की जो नीड होती है, आप ऐसे इसको समझ सकते हो। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग ये अच्छे से देख लीजिएगा, और इसको अगर ना समझ आया तो आप लोग फिर से देख लेना। इसकी मैंने थ्योरी भी कराई है, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? जो आपका अधिगम है वो सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि निगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा नहीं पूछा हुआ है। जहां पे क्वेश्चन नहीं हो तो बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि नहीं क्वेश्चन हम लोग सीडीपी में ये ढूंढते रहते हैं कि क्वेश्चन पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव देखना है, क्योंकि बच्चा एक्टिव होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा पूछे जाते हैं। बट अब ये क्या करते हैं कि अब वो नहीं भी लगा देते हैं। आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहां पे नहीं लिखा होगा, और 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव ढूंढने की भीड़ में लगे रहते हैं। लेकिन हमको जहाँ पे नहीं दिया हो, क्वेश्चन को बहुत मतलब अच्छे से पढ़िएगा, वहां पे आपका 70% मतलब क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाता है। तो आप जब नहीं देखेंगे कि नहीं लिखा हुआ है, तो हमको निगेटिव ढूंढना होता है, क्योंकि निगेटिव का भाई निगेटिव रहता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप जब नहीं पूछा है, और दोहराओ स्मरण मतलब आपका सीडीपी में ये कहा जाता है कि बच्चे को रट्टाफिकेशन नहीं देना है, हमको उसको रट्टा मतलब याद नहीं कराना है, उसको बार बार अभ्यास नहीं करवानी है, उसको समझाना है, उसको करके समझ में आए। ये इस पे आज की जो शिक्षा नीति है वो उस पे फोकस करती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें दोहराने की और स्मरण की मतलब बच्चे को रट्टाफिकेशन की बात की जा रही है। यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इन अ प्राइमरी क्लासरूम आ टीचर शुड, मतलब एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राइमरी कक्षा है, उसमें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। केवल उदाहरण देने चाहिए, मतलब बच्चे को केवल उदाहरण आप दे दो। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको कुछ मतलब उदाहरण आपने लाके एक सेब रख दिया, बच्चा देख रहा है सेब को, सेब बच्चे को देख रहा है, तो इसका क्या ही मतलब हुआ जब आप बताओगे नहीं कि एक सेब है।
ठीक है। या फिर आपने कोई मतलब ले आए, कोई भी टेलम ले आए, अगर आप ले आए हो उसको रख दिए तो बच्चा सिर्फ देखेगा उसको, जब आप बताओगे नहीं तो बच्चा क्या जाने, क्योंकि बच्चा छोटा है। जब तक आप उसको बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं तो कुछ नहीं समझ पाएगा। आप जो भी एक्टिविटी लेके आए हो वो एक्टिविटी रखी रहेगी, बच्चा एक्टिविटी को देखेगा और एक्टिविटी बच्चे को देखेगी, उसका कोई पॉइंट नहीं रहा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल जहां लिखा हो आप उसको तुरंत गलत करिएगा, अगर मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन है तो। अगर निगेटिव में जा रहा है तो नहीं करिएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया, तो यहाँ पे केवल जो है उसको आप तुरंत काट सकते हैं, क्योंकि केवल गैर उदाहरण मतलब नॉन एग्जाम्पल देंगे कि मतलब ये एरोप्लेन है लेकिन जो बर्ड्स है वो एरोप्लेन नहीं है, तो ऐसे बच्चे को समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसका पहले मतलब जो एग्जाम्पल आपने दिया वो तो क्लियर कीजिए कि हाँ ये चिड़िया है और ये एक एरोप्लेन है। पहले वो तो ये डिफरेंट तो समझे कि ये एक चिड़िया है और ये एक एरोप्लेन है, फिर वो उसमें मतलब अंतर कर लेगा कि हाँ ये जो बर्ड्स है ये बर्ड्स है, ये एरोप्लेन नहीं है। वो इसमें अंतर मतलब फिर वो अंतर कर लेगा। पहले उसको ये तो समझ आए कि हाँ ये सेब है और ये एक मतलब संतरा है, वो तो ये समझे। ठीक, तो ये हुआ, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी आपका सही होगा, उदाहरण गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। कि आप पहले एग्जाम्पल तो दे रहे हो कि ये आसमान में चिड़िया उड़ रही है, आपने चिड़िया बना दी कि ये चिड़िया है, ये चिड़िया उड़ रही है। फिर आपने साइड में एरोप्लेन बना दिया कि एक एरोप्लेन है। ठीक, तो बच्चा ये समझ रहा है कि ये चिड़िया है और ये एक एरोप्लेन है, उसको समझ आया। फिर आपने बताया कि जो ये चिड़िया है वो ये एरोप्लेन नहीं है, या फिर जो एरोप्लेन है वो चिड़िया नहीं है, तो वो समझ जाएगा कि उदाहरण भी दे रहे हो, गैर उदाहरण भी बता रहे हो, मतलब एग्जाम्पल भी दे रहे हो, नॉन एग्जाम्पल भी आप दे रहे हो। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे होते हैं उनको जब रिलेट करोगे आप अच्छे से तभी वो समझ पाएंगे, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। कोई शिक्षक अपनी शिक्षार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। मतलब जो शिक्षक हैं वो बच्चों से ऐसा क्या बोलें कि वो भीतरी मतलब उनमें इंटरनल मोटिवेशन आ जाए, मतलब इंटरनल मोटिवेशन आ जाए या फिर वो आंतरिक अभिप्रेरणा उनमें प्रोत्साहित हो। तो पहला ऑप्शन है जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, देख लेते हैं हम लोग। काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी। तो ये कोई पॉइंट नहीं हुआ कि एक टॉफी मिलेगी तो बच्चा जल्दी काम कर लेगा। आप एक दिन टॉफी दे दोगे, आप 2 दिन टॉफी दे दोगे, आप 4 दिन टॉफी दे दोगे, आप 1 महीने टॉफी दे दोगे, उसके बाद क्या होगा बच्चे को, क्योंकि लाइफ टाइम बच्चा सीखना है उसको, तो क्या कोई लाइफ टाइम उसको एक टॉफी देता रहेगा। अगर टॉफी भी आप देते रहोगे तो कब तक देते रहोगे, क्योंकि हमेशा रहता है कि अगर आप ऐसे समझ लिया, आपको किसी ने एक दिन चॉकलेट दी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर दूसरे दिन किसी ने एक चॉकलेट दी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको 1 महीने तक बहुत अच्छा लग सकता है चॉकलेट मिलने पे, लेकिन क्या वही चॉकलेट आपको लाइफ टाइम पसंद आएगी? नहीं आएगी। तो यही हुआ, जो बाह्य प्रेरणा होता है वो कुछ हद तक ठीक रहता है, थोड़ा सा, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, अगर वो थका है या फिर वो कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा है जो अपना होमवर्क है करने में, या कोई भी आपने काम दिया उसको, तो आप थोड़ा पुश कर सकते हो कि हाँ ये वर्क अगर किसी बच्चे ने अच्छे से कंप्लीट करके दिखाया तो मैं उसको एक चॉकलेट दूंगा या फिर मैं उसको ये गिफ्ट दे दूंगा, तो बच्चा थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा और कर लेगा। लेकिन ये को आप डेली उसको दे ही रहे हो, चॉकलेट दे ही रहे हो और वो चॉकलेट की बेस पे कर रहा है, तो कब तक करेगा और आप कब तक चॉकलेट दोगे, तो ये कोई पॉइंट नहीं बना। ठीक है, 9 मतलब वो बी ऑप्शन देख लेते हैं 9 क्वेश्चन का। इसे करने की कोशिश मतलब कोशिश करो तुम सीख जाओगे, बच्चे से कहोगे आप इसे सीखने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। या फिर सी होगा, चलो इसे उनके करने से पहले समाप्त कर लो। या फिर आपका सी होगा जो बाहर मतलब भीतरी अभिप्रेरणा है। या फिर आपका डी होगा, तुम उससे मतलब तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, मतलब आप दूसरे से कंपेयर कर रहे हो कि वो बहुत अच्छा है, शर्मा का बेटा वर्मा वर्मा के मतलब बेटे से बहुत अच्छा है, तो किसी से कंपेयर नहीं करना हमको बच्चे को। जब आप कंपेयर करोगे तो बच्चा और उसमें हीनता की भावना आएगी और नहीं सीखेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा कि तुम मतलब कहो, बच्चे से कहो कि इसे करने की कोशिश करो। बच्चे को जो आप मोटिवेट करोगे कि तुम कर सकते हो, क्योंकि शिक्षक की जो थिंकिंग है बच्चे के प्रति, जो शिक्षक की थिंकिंग होती है बच्चे के प्रति, वो बच्चे को काफी प्रभावित करती है। अगर टीचर ने बच्चे से कह दिया कि तुम सीख सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो टीचर की हर बात मानते हैं। अगर टीचर ने ए फॉर एप्पल बताया है, अगर मतलब ए फॉर अगर उन्होंने
बॉल बता दिया है, अगर आप ए फॉर एप्पल बता रहे हो तो वो बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, वो टीचर की ही मानेगा छोटे पे, ये रहता है। क्योंकि बच्चा टीचर पे पूरा भरोसा करता होता है जब वो प्राइमरी में होता है। ठीक, तो जब टीचर अगर बच्चे से कह रहा है कि तुम सीख सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, तो बच्चा और ज्यादा अच्छे से सीखेगा और वो और अच्छे से मोटिवेट होगा। तो टीचर की क्या थिंकिंग रहती है बच्चे के प्रति, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है बच्चे के प्रोसेस पे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमें टीचर के रूप में बच्चे को कभी नकारना नहीं है, कभी उसे हतोत्साहित नहीं करना है। बल्कि आपको अगर पता भी है तो बच्चा इतना अच्छा मतलब नहीं कर पा रहा है, आपको आप जानते हो, तब भी आप मोटिवेट करो बच्चे को। लेकिन वो मतलब बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, वो 100% नहीं दे पाएगा, चलो मान लेते हैं। लेकिन जब आप उसे मोटिवेट कर रहे हो, वो करने का प्रयास कर रहा है, तो वो 50% तो कर ही ले जाएगा, 50% तो कर सकता है। इतना ही इनफ हुआ बस बच्चे के लिए, जो बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा था। तो टीचर के रूप में आप बच्चे को मोटिवेट करोगे, उसे प्रोत्साहित करोगे, आप ये कर सकते हो, कर लोगे, आप इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ये आपको कहना है एक टीचर के रूप में। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान से देखिएगा कि नॉट लिखा हुआ, आगे प्रोसेस थॉ विच मीनिंगफुल लर्निंग एक्सेस। तो इसमें आपका हो जाएगा जो है आपका मीनिंगफुल लर्निंग जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, जिनके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो घटित होती है। तो आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? जो 10 है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो ये आपको अभी मैंने बताया कि आपको रट्टाफिकेशन, बच्चे को रट्टा मतलब रट्टू तोता नहीं बनाना है, ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 10 है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है? अभी देखिएगा हमसे ही गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे नहीं नहीं लिखा हुआ है और मैंने नहीं को ध्यान नहीं दिया। अभी मैंने आपसे बोला बट मैंने खुद ध्यान नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया हुआ है, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित हो सकता है। तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये निगेटिव सेंस में जा रहा है। हमको बच्चे को रट्टाफिकेशन या स्मरण मतलब उसको रट्टा मतलब रट के याद करवाना नहीं है, तो निगेटिव सेंस में जा रहा है, तो आपका ए ही ऑप्शन सही होगा। आपका बी ऑप्शन पॉजिटिव है, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, मतलब बच्चे को अगर एक बार समझ नहीं आया तो आप दोबारा उसको रिवीजन करवा सकते हैं। निर्देश एवं संचार, आप निर्देश भी देते हो कि बच्चे को हाँ इस मतलब ये वर्क इस तरीके से करना है, उसको थोड़ा बहुत डायरेक्शन आप दे सकते हो। अन्वेषण एवं पारस्परिक प्रक्रिया मतलब क्रियाएं, ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चा खोज कर रहा है और परस्पर क्रियाएं भी कर रहा है। लेकिन आपका जो ए है यही ऑप्शन सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। आ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट डैश रेदर देन, जो है एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब बजाय डैश के, ये आपको बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला, अधिगम लक्ष्य या फिर प्रदर्शन लक्ष्य, मतलब प्रदर्शन लक्ष्य क्या आपके होते हैं? जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है इसके प्रदर्शन लक्ष्य क्या है कि आपको अच्छे मार्क्स ले आए, आपको मतलब आप ये इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको अच्छे ग्रेड मिल जाए, अच्छे नंबर मिल जाए। अधिगम लक्ष्य क्या हुआ? ठीक, अधिगम लक्ष्य क्या हुआ? जो आपका लर्निंग गोल्स है, मतलब आप सीखने के लिए पढ़ रहे हो कि आपको सीखना है, हमको ये हमको अच्छी मतलब इंग्लिश अच्छी लगती है तो आपको इंग्लिश पढ़नी है, अच्छा लग रहा है। आप प्रदर्शन के लिए आपको नंबर अच्छे मिल जाएं, या फिर आपका सी होगा प्रदर्शन लक्ष्य या फिर अधिगम लक्ष्य होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है इसका ए ऑप्शन सही होगा कि अधिगम लक्ष्य एवं प्रदर्शन लक्ष्य, यही आपका ए ऑप्शन सही होगा कि इसके बजाय आपको कि मतलब इतने नंबर अच्छे मतलब हम इस टॉपिक पे इतने नंबर पा जाएं। आज की डेट में बहुत लोग आता है कि हम इतने नंबर पा जाएं प्रदर्शन करने के लिए, अच्छा मतलब अपनी एक इमेज बनाने के लिए स्कूल में कि हमारी इस टॉपिक में इतने अच्छे नंबर आए, या फिर क्लास में मैं 12th में इतने नंबरों से पास हुआ, तो एक अच्छी बात है कुछ हद तक। लेकिन जो आपका मास्टरी ओरिएंटेशन होता है, मतलब जो आपका मतलब जो होता है कि हाँ हम इस टॉपिक पे हम अच्छा पढ़ेंगे, आप उनको मतलब इस कोई भी ऐसा टॉपिक हो सकता है जिसको आप पढ़ना आपको पसंद है, आप उसको सीख रहे हो, तो आप ये नहीं देख रहे हो कि इसके पीछे हम सफल होंगे या नहीं होंगे, पर आप अच्छे से उस पर पढ़ रहे हो, अपना समय दे रहे हो, तो एक टाइम बाद आप सफल तो हो ही जाओगे, तो वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर
12 है, हम लोग देख लेते हैं, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे उपयुक्त है? इसमें आपको बताना है कि बच्चे का जो अधिगम है उसके सुधार के लिए सबसे अच्छा क्या है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करनी चाहिए, मतलब आप नियमित रूप से मूल्यांकन कर रहे हो। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ाया फिर आप उसका तुरंत मूल्यांकन करोगे, कोई पॉजिटिव बात नहीं हुई। हाँ, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आप मूल्यांकन कर सकते हो, क्योंकि आपको भी तो पता चले कि आपने जितना पढ़ाया बच्चा एटलीस्ट समझ पाया है कि नहीं समझ पाया, आपको कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तो आप उसमें कर सकते हो। जो आप जब मूल्यांकन करोगे आपको समझ आ जाएगा कि बच्चे को कहाँ पे समस्या आ रही है। बी जो हुआ, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, या फिर कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, या फिर आपका होगा शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो मैंने उस दिन आपको एक वीडियो में बताया था कि पेडालॉजी का यही खेल होता है, इसमें हमेशा 2 into 2 4 नहीं होंगे, इसमें 5 into 2 मतलब 5 into 5 हमेशा 10 नहीं होंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मैथ में प्रोसेस चलता है। सीडीपी है, आपको 4 क्वेश्चन में मतलब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि इसमें मच बेटर कौन सा है, ठीक है, वही आपको एक नंबर दिलाएगा। आपको ये देखना है कि बच्चा सबसे एक्टिव किस में है, बच्चे के सेंस कितने ज्यादा इन्वॉल्व है किस ऑप्शन में। तो इसमें आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं, आपको भी लग रहे होंगे, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन डी वो ज्यादा मच बेटर क्यों है, यही आपको एक नंबर दिलाएगा, क्योंकि बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। जब बच्चे के वास्तविक स्थिति से जुड़ा होगा, उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा होगा और एक दूसरे से बातचीत भी करने में मदद करेंगे, तो बच्चा उसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। बच्चे की पहली बात तो वास्तविक लाइफ है उसके अंदर, तो बच्चा और ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और फिर जब वो बातचीत एक दूसरे से कर रहे हैं तो वो ज्यादा उनके सारे सेंस प्रयोग हो रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, वो महसूस भी कर रहे हैं, तो उनकी सारी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां वो प्रयोग हो रही। तो ये ज्यादा आपका पॉजिटिव ऑप्शन है और यही आपका ऑप्शन सही है। तो पैडालॉजी का यही खेल होता है कि हमको ये देखना रहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब जो ऑप्शन है वो अच्छा कौन सा है, हम जो हमें एक नंबर दिला देगा। ठीक है, तो ये आप लोग मतलब जो पेडालॉजी है उसको सॉल्व करते समय ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये रहा। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, जो एक कक्षा है उसमें बच्चों को आप समझोगे कि हाँ बच्चा मोटिवेट है, मतलब उसमें मोटिवेशन है उसके अंदर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। वो कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, अगर बच्चा कक्षा में अनुशासन बनाए रख रहा है तो वो मोटिवेट होगा, या फिर होगा वो सभी उपस्थित में नियमित रहते हैं, मतलब वो सभी उपस्थित में नियमित हैं चाहे जैसी भी कंडीशन हो, या फिर होगा वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो ये आपका ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो वो ज्यादा एक्टिव है, वो समझ रहा है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, वो अपना दिमाग उसमें लगा रहा है, जब उसमें दिमाग लगा रहा है तो उसमें तर्क कर रहा है, जब तर्क कर रहा है तो उसके कुछ क्वेश्चन भी निकल के आ रहे हैं सामने, जब क्वेश्चन निकल के सामने आ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ भी रहा है, तो इसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है। तो इसमें आपका सी ही ऑप्शन सही होगा कि प्रेरित, मतलब बच्चा जो है उसको प्रेरित समझा जाएगा तब जब वो क्वेश्चन पूछेगा टीचर से, तब मतलब जब एक बच्चा है उसको प्रेरित समझा जाएगा जब जब वो टीचर से क्वेश्चन पूछेगा तब, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि बच्चा क्वेश्चन वो अपन मतलब जो टीचर है वो उसने टॉपिक समझाया, कोई भी चैप्टर हो सकता है समझाया, फिर बच्चे ने उसको समझा, फिर उस पर तर्क किया, फिर उसने उसके क्वेश्चन निकाले और फिर पूछा, तो इसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव चल रहा है, तो यही आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। ध्यान से देखिएगा, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। पहला ऑप्शन है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, या फिर होगा कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, या फिर होगा आपका सी सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, या फिर होगा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न, मतलब क्लोज इंडेड प्रश्न जो होते हैं आपके वो। तो इसमें नहीं पूछा है,
तो नहीं में क्लोज इंडेड ही होगा आपका जो अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न। इसमें मतलब यस या नो में देना होता है आंसर। बच्चे को अगर पता है तो उसने बता दिया, अगर बच्चे को नहीं, जैसे आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, ठीक, तो बच्चे को अगर पता है तो वो बता देगा, अगर नहीं पता है तो वो नहीं बता पाएगा। तो इसमें बच्चे का तर्क नहीं लगा, उसको उसने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया ज्यादा, बस उसको पता है तो वो हाँ बोल देगा, यस जो भी है बता देगा, अगर नहीं पता है तो वो नहीं बता पाएगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है और नहीं में बच्चा इसी में एक्टिव नहीं रहता है। उसको पता है तो उसने बता दिया, नहीं पता है तो नहीं बताएगा, वो अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो प्लीज लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जाना चाहिए, आपका अभी मतलब हो चुका है, तो इसमें आपका डी ही ऑप्शन सही था। ठीक है, ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन मतलब जो मिड डे मील आपका जो योजना है वो शुरू हुई है, योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? जो आपका मिड डे मील योजना शुरू हुई थी 1995 में, ये आपको याद रखनी है। तो ये जो योजना शुरू हुई थी इसका क्या मतलब रीजन था, ये आपको बताना। व्यवहारवादी था, या फिर सामाजिक संस्कृति था, या फिर संज्ञानात्मक, या फिर मानवीय। तो क्वेश्चन नंबर मतलब 16 का आपका डी ऑप्शन सही होगा कि मानवीय, मतलब व्यक्ति की आवश्यकताएं, जो उनकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी हों। अगर बच्चे की जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वही नहीं पूरी होंगी तो वो स्कूल कैसे आएगा, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। अब शारीरिक आवश्यकताएं जब तक उसका पेट ही मतलब जैसे उसका खाना हुआ, पानी हुआ, भोजन हुआ, जब बच्चे की शारीरिक नीडें पूरी होंगी, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होंगी, तब वो विद्यालय आएगा, तब उसको कुछ पढ़ाओगे तो उसको समझ में आएगा। तो यही इसीलिए जो आपकी मिड डे मतलब जो भोजन मिलता है, जो खाना मिलता है स्कूल में, यह योजना इसीलिए चलाई गई थी कि बच्चे की पहले शारीरिक आवश्यकताएं तो हम पूरी करें, फिर हम बच्चे को स्कूल में लाएंगे। तो इसका ये भी एक था स्कीम कि बच्चे की इससे स्कूल में उपस्थित बढ़ेगी। अगर आप बच्चे को, जैसे बहुत ऐसे गरीब वर्ग से बच्चे होते हैं जिनको मतलब सही से ना तो उनके जो फादर्स हैं मतलब पापा जो हैं, माता पिता हैं, वो उनकी मतलब फीस नहीं पे कर पाते हैं, ना उनकी ड्रेस बनवा पाते हैं, यूनिफॉर्म जो भी, ना उनके लिए इतनी बुकें उपलब्ध करा पाते हैं, ना नोट्स मतलब, तो उनकी सारी मतलब जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है वो आवश्यकताएं नहीं पूरी कर पाते हैं। तो इसलिए सरकार ने ये योजना चला दी कि हम जब उसको बच्चे को खाना भी देंगे साथ में, मतलब फ्री बुके, फ्री ड्रेस, सब कुछ फ्री है, तो साथ में जब उसको खाना भी दिया जाएगा तो बच्चे की जो शारीरिक आवश्यकता है वो भी पूरी होंगी, तो बच्चा स्कूल में और उपस्थिति बढ़ेंगी। इसीलिए आपकी जो मिड डे मील योजना है शुरू की गई थी। तो इसमें मानवीय आवश्यकताएं होंगी, आप इसके साथ जा सकते हैं, यही आपका ऑप्शन सही माना जाएगा और ये आपको 1 नंबर दिला देगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो मिड डे मील योजना है आपका हिंदी में भी पूछ लेता है तो इसको, और ये आपका ईवीएस में भी आ जाता है, तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, इस खराब को डैश डैश के आधार पर एक अच्छी तरह समझा जा सकता है। ये आपको बताना है कि एक महिला थी, उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई, मतलब उसको भूख लगी थी, बहुत तेज भूख लगी होगी, तो उसने मतलब अपने बच्चे को ही बेच दिया। तो जो उस माँ ने अपने बच्चे को बेचा, वो आपको बताना है कि उसकी क्या मतलब ये किसके कौन से सिद्धांत के अनुसार है। तो ये आपकी जो है, ठीक है, ये आपका चला जाएगा अब्राहम मैस्लो, मतलब हाँ नहीं नहीं नहीं, ये शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत चला जाएगा, क्योंकि माँ की जो थी वो शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपने बच्चे को बेच दिया। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति भूखा है, अगर उसने 1 महीने से खाना नहीं खाया, मतलब 1 महीना तो बहुत हो जाएगा, अगर उसने 10 दिन से खाना नहीं खाया है, तो अगर आप उसको खाना दोगे तो आप वो ये नहीं देखेगा कि खाने की क्वालिटी क्या है, खाना पका है या नहीं पका, खाना टेस्टी है या नहीं टेस्टी, या खाने में क्या है, कुछ भी नहीं। वो सोचेगा बस उसको खाना चाहिए पेट भरने के लिए, तो वो बस खाना ढूंढेगा। तो इसीलिए माँ ने अपने बच्चे को बेच दिया, मतलब उनकी उनको भोजन प्राप्त करना था, उन्हें भूख लगी हुई थी। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, जो है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होगा, या फिर आपका होगा पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत, या फिर आपका होगा मनोसामाजिक सिद्धांत। तो यहाँ पे समाज की तो कोई बात नहीं की गई है,
पुनरावलन आवश्यकताओं का सिद्धांत, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, आपकी पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत की उनकी जो आवश्यकता थी वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी, जो कि उनका भोजन था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को बेच दिया। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई माँ करेगी नहीं, लेकिन अगर बच्चे की शारीरिक आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही तो ऐसा हो भी सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, तो इसमें आपके जो कारक हैं अधिगम को प्रभावित कर रहे हैं वो आपको बताना है, कौन सा कारक प्रभावित कर रहा है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं हम पहले। मतलब विद्यार्थी की अभिरुचि, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो बच्चे की जो अभिरुचि है वो भी प्रभावित करती है जो आपका अधिगम है, कि मतलब बच्चा अगर इंटरेस्ट ले रहा है किसी टॉपिक को तो वो बहुत अच्छे से सीखेगा। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कि अगर उसकी रुचि नहीं है किसी भी चीज में, कुछ भी करने में या कुछ भी पढ़ने में, तो वो पढ़ नहीं पाएगा। तो इंटरेस्ट बच्चे का होना बहुत जरूरी है, अधिगम को प्रभावित करेगा। आपका ए सही है। बी देख लेते हैं, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, मतलब बच्चा इमोशनली हेल्थ तो रहे, अगर उसको कोई दर्द है तो वो कहाँ से पढ़ लेगा, तो ये भी प्रभावित होगा। अगर उसको कोई पेन मतलब शरीर में कोई दर्द है या फिर इमोशनली वो अच्छा नहीं है, वो अपने आप को सैड है, दर्द मतलब दर्द में महसूस कर रहा है, तो उसका दिमाग प्रभावित होगा, और जब दिमाग प्रभावित होगा तो पढ़ने पे इफेक्ट पड़ेगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। तो जो इमोशनली मतलब संवेग जो उसके होते हैं वो भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक, थर्ड देख लेते हैं, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, मतलब आपकी जो रणनीतियां हैं, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, वो भी प्रभावित करती हैं कि आपका प्लान क्या है पढ़ने का। अगला है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है कि बच्चा किस समाज और किस संस्कृति से है, क्योंकि बच्चे का कल्चर भी डिसाइड करता है कि बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर उसका समाज अच्छा नहीं है, जिस वो इन्वायरमेंट से अगर वो अच्छा नहीं है, तो बच्चा कितना भी अच्छा कर दो वो अच्छा नहीं बन पाएगा, क्योंकि समाज का भी प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ऑप्शन अधिगम को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। मतलब एक कोई शिक्षक है, वो विद्यार्थी को आंतरिक मतलब इंटरनल मोटिवेशन देना चाह रहा है, तो उसको कैसे प्रोत्साहित करेगा ये आपको बताना है। ठीक, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें निपुणता पाने में मदद करें, मतलब उनके व्यक्तिगत लक्ष्य होने चाहिए और वो से आप निर्धारित करेंगे। ठीक, और उन्हें निपुणता पाने में मदद करेंगे। या फिर होगा आप साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देंगे, जैसे कि ट्रॉफी हुआ कि आप ये कर लोगे आपको ये ट्रॉफी मिल जाएगी, तो ये तो आपका बाहरी अभिप्रेरणा हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। बात यहाँ पे हो रही है इंटरनल की, जो आपका आंतरिक है। उनमें चिंता और डर पैदा कर देंगे कि हाँ, ये तुम अगर ये नहीं कर पाए तो 4 लोग तुमको ये कह देंगे, या फिर तुम ये मतलब ये अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो लोग तुम पे हंसेंगे, ये आपने उसमें चिंता और बच्चे में डर पैदा कर दोगे। या फिर प्रतियोगिता परीक्षण, या फिर आप कंपटीशन में इसको डालोगे। तो टीचर के रूप में आपको ये कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि आप उनके जो लक्ष्य हैं वो पहले निर्धारित करिए कि हाँ, एटलीस्ट आपको लाइफ में करना क्या है। पहले आप अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जैसे कि आपका लक्ष्य है कि हमको सीटेट क्लियर करके जॉब लेनी है, तो आपका एक लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। फिर आप उसके प्रति निपुणता पाने की कोशिश करेंगे। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आप निपुणता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक पाता है कि प्रत्येक कार्य के लिए स्टार देने पर शिक्षार्थी अधिगम के लिए प्रेरित नहीं हो रहे हैं। इसका कारण हो सकता है कि आप अगर हर चीज के लिए बच्चों को स्टार दे रहे हो तब भी बच्चे प्रेरित नहीं हो पा रहे, तो इसका कारण क्या हो सकता है शिक्षक के रूप में, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का पहला ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक विभिन्न रंगों के स्टार नहीं दे रहा है, मतलब शिक्षक हर प्रकार का मतलब रंग बिरंगे स्टार दे तब जाके बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। या फिर शिक्षक उपयुक्त स्टार नहीं दे रहा है, मतलब शिक्षक अच्छा स्टार नहीं दे पा रहा है। या फिर आपका होगा सी, शिक्षार्थी अधिगम में असमर्थ है, मतलब शिक्षा जो बच्चे हैं वो अधिगम करने में असमर्थ है, वो पढ़ने में मतलब असमर्थ हो पा रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं।
या फिर डी होगा लंबी अवधि के लिए अधिगम तथा रुचि को केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकता। डी ही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम मतलब बाह्य अभिप्रेरणा, मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि आप कब तक एक बच्चे को चॉकलेट दोगे, भाई कब तक आप चॉकलेट दोगे, उसकी भी कोई सीमा निर्धारित होगी। तो जब तक आप ये इसके लिए वाह मतलब पुरस्कार सुनिश्चित नहीं करेगा कि बच्चे की जो अधिगम की अवधि है, जो रुचि है, वो पुरस्कार से निर्धारित हो जाए, तो ये कहना गलत होगा। यही आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 21 पे। डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। जो आपका मास्टरी ओरिएंटेशन होता है। मास्टरी ओरिएंटेशन क्या होता है कि इसमें मतलब ये रहता है कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, सफलता झक मार के पीछे आएगी। मतलब ये हमको नहीं देखना है कि हम सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमको ये नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, हमारा इतना ग्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, हम क्लास में फर्स्ट हैं कि नहीं है, बस आप मेहनत करते जा रहे हो। जब आप मेहनत करते जा रहे हो तो एक दिन सफलता तो आपको मिल ही जाएगी। तो मास्टरी ओरिएंटेशन का यही मतलब होता है। फिर आपका होता है परफॉर्मेंस, कि आप मतलब परफॉर्मेंस पाने के लिए, जैसे कि आप 90% मार्क्स ले आओ, क्लास में आपका एक रिपुटेशन बन जाए। या फिर फेलियर मतलब फेलियर होता है, या फिर आप मतलब फेल से बचने के डर से पढ़ाई कर रहे हो, जिसमें आपके 33% नंबर आ जाए और आप उसमें ही खुश हो। तो ये 3 प्रकार के आपके ओरिएंटेशन होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला होता है मास्टरी ओरिएंटेशन, फिर आपका होता है परफॉर्मेंस, मतलब कि आप परफॉर्मेंस प्रदर्शन करना चाहते हो, क्लास में एक अच्छी इमेज बनाना चाहते हो, या फिर आप फेलियर से बच रहे हो कि आप पढ़ाई के डर से मतलब फेल ना हो जाए इसलिए आप पढ़ रहे हो, तो 33% में चला जाएगा। कुछ ही बच्चे होते हैं जो मास्टरी ओरिएंटेशन की तरफ जाते हैं, बाकी सब इसी में खेलते रह जाते हैं। जो का फेलियर है वो जो का परफॉर्मेंस है, मतलब परफॉर्मेंस जो हुआ कि हाँ अच्छा प्रदर्शन करना है। लेकिन आपका जो मास्टरी ओरिएंटेशन होता है ये काफी अच्छा होता है कि हमको सफलता मतलब मिले ना मिले वो अलग बात, वो सेकेंडरी है, लेकिन हम मेहनत भी ना करें ये गलत बात होगी। तो मेहनत हमको करनी है, सफलता मिले या ना मिले, तो जो आप मेहनत कर रहे हो तो आपको सफलता तो मिल ही जाएगी। ये पॉइंट हुआ। क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये जो मैंने ओरिएंटेशन बताए हैं आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब लोग क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अनपेक्षित परीक्षा देंगे, क्या मतलब परीक्षाएं कराएंगे शिक्षार्थी को व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा कि बच्चे को जो है प्रयास जो कर रहा है उस पर वो ध्यान केंद्रित करे, वो समझे, उस पर अपनी एक मतलब समझ बनाए कि हाँ हमको किस प्रयास मतलब किस तरीके से अपना प्रयास करना है, वो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करे। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है, जो आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है वो क्या है। पहला है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में मतलब डटे रहने की प्रवृत्ति, तो इसमें आपका हो जाएगा अचीवमेंट मोटिवेशन जो है आपका। ठीक है, तो इसमें पहला है। बी ऑप्शन देख लेते हैं असफलता से बचने की प्रवृत्ति, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सफलता व असफलता के समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, या फिर आपका डी होगा बिना विचार जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। आप कोई अपना विचार ही नहीं किया और जल्दबाजी में आप कार्य कर रहे हो, तो 22 का आपका ए ऑप्शन सही होगा कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की, मतलब हाँ आप चैलेंजिंग काम कर रहे हो। ठीक, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा जो उपलब्धि है। जब आप चैलेंजिंग काम करोगे तो उसमें आप और अच्छे से करोगे और आपको एक दिन सफलता मिल जाएगी, तो इसमें ए ही आपका ऑप्शन सही होगा। 23 पे चलते हैं हम लोग। ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतर रूप से अभिप्रेरित करता है। तो इसमें आपका होगा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। कौन सा ऑप्शन होगा। पहला है बाह्य कारक, या फिर आपका होगा असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, या फिर आपका होगा बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या फिर आपका डी होगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, कि आप व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हो तभी आप अभिप्रेरित हो पाओगे। इसमें आपको संतुष्टि मिल रही है, आप कोई काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसमें आपको अच्छा लग रहा है, आपको संतुष्टि महसूस हो रही है,
तो यही आपका ऑप्शन सही होगा कि सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित, मतलब ज्यादातर, मतलब अधिकतम रूप से अगर अभिप्रेरित हो रहा है तो वो सीखने में उसको संतुष्टि प्राप्त हो रही है, उसकी व्यक्तिगत आनंद है उसमें, इसलिए वो सीखने के लिए अभिप्रेरित हो रहा है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये रहा। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान को शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। 24 का आपका ऑप्शन बी सही होगा, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा कि समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता, मतलब वो उसमें निपुण हो जाएं, मास्टरी ओरिएंटेशन पा जाएं। तो इसमें आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रदर्शन की बात आ गई, ठीक है, परफॉर्मेंस की बात आ गई, तो इसमें आपका निष्पादन उपागम अभिविन्यास हो जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस इसमें आपका आ रहा है, तो परफॉर्मेंस के अंतर्गत ही आपका निष्पादन उपागम अभिविन्यास आ जाएगा। ये आप इंग्लिश में याद रखिएगा तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। जो है का परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन, मतलब आप उसके लिए अपने, जैसे ये आप ऐसे मान लीजिए कि आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप प्रदर्शन कर रहे हो कि आपका इतने अच्छे नंबर आ जाएं या फिर आप इतने अच्छे ग्रेड पा जाओ, क्लास में फर्स्ट डिवीजन में आ जाओ, तो इसलिए आपका होता है कि परफॉर्मेंस आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि आपकी एक अच्छी इमेज बन जाए। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 25। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, नहीं दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है वो कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, या फिर आपका बी होगा वे चुनौती भरे कार्यों को करना पसंद करते हैं, या फिर होगा सी ये हमेशा सफल होते हैं, या फिर आपका डी होगा उन्हें काम करने में आनंद आता है। तो इसमें पूछा है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे के लिए नहीं है, तो 25 का आपका सी होगा कि हमेशा सफल होते हैं। ये कहना गलत होगा कि जो बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट है तो वो हमेशा सफल ही हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं। कभी कभी बाह्य प्रेरणाएं भी बच्चे को सफल कर देती हैं। अगर हमको किसी को इम्प्रेस करना है, या फिर मेरी शादी रुकी हुई है कि हाँ मुझे जॉब मिल जाए तो मेरी शादी हो जाएगी, जिससे भी आप करना चाहो, तो आप उसके लिए भी मोटिवेट हो जाते हो और आप हासिल भी कर लेते हो। तो ये भी कहना गलत होगा कि बच्चा जो आंतरिक रूप से प्रेरित है वो हमेशा सफल ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई फैक्ट नहीं है कि हाँ ऐसा ही होगा। कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है उसमें भी बच्चा सफल हो जाता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक, 25 क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपका मोटिवेशन टॉपिक है। इतने क्वेश्चन इनफ है एक टॉपिक के लिए। बाकी जो हम लोग का एक मंथ बचेगा एग्जाम का, तब हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग टॉपिक देखिए, मतलब जो मैंने थ्योरी कराई है वो अच्छे से देखिए और फिर साथ में प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि इसमें कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे और जो संभवतः इस टॉपिक से बन सकते हैं वो मैंने डाले थे। तो ये आपका अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया जो कि सीडीपी का है। यहाँ से आपका एक नंबर 100% आएगा, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और इसकी थ्योरी अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं। जब आप थ्योरी देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने जेंडर वाली क्लास मेरी प्रैक्टिस सेट की नहीं देखी है तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट सीरीज मैंने इसीलिए शुरू की है। इसमें सीडीपी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम साथ में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और फिर साथ में प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग सीडीपी अच्छे से कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे थे। प्रैक्टिस जो थी वो मेरी थोड़ा पीछे हो गई थी, इसलिए हम लोग अब प्रैक्टिस कर रहे थे। अब हम लोग का जो प्रैक्टिस है और जो टॉपिक है वो इक्वल आ चुका है, मतलब वो बराबर पे आ चुका है। तो अब हम लोग कल जो है, या फिर हम लोग प्याजे की थ्योरी डिस्कस करेंगे, या फिर हम लोग चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो एक टॉपिक है वो कवर करेंगे सीडीपी का। तो वो कल देख लेते हैं क्या करने वाले हैं। लेकिन आप लोग अच्छे से ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, एंड अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेंगी और सिर्फ एनसीईआरटी बेस होंगी। जैसे मैंने खुद को मतलब सेल्फ स्टडी की, बाकी थोड़ा यूट्यूब से सहारा लिया और अपना सीटेट क्लियर किया। क्योंकि मैंने बहुत देखा है, बहुत कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा 4 बार मैंने फॉर्म फिल किया और मेरा सीटेट क्लियर नहीं हुआ। मैंने 5 बार सीटेट का फॉर्म मतलब पेपर दिया और मेरा सीटेट क्लियर नहीं हुआ। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं बोलोगे अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो। ठीक है फ्रेंड, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम कल सीटेट वो सीडीपी का ही टॉपिक देखेंगे कोई,
या फिर मेरा हो सकता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, या फिर आपका बियाजे होगा, वो कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियो नहीं देखी है, जो भी टॉपिक आपका अच्छे से कवर नहीं है, आप लोग वहां से जाके अपना टॉपिक, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं।